खाली घर एपिसोड 7। फुरकान मामू ने उसके चेहरे पर नजर डाली, लेकिन वो नजर न आ सका क्योंकि उसने कंबल इस तरह ओढ़ा हुआ था कि चेहरे पर छोटा सा घूंघट बन गया था। अब वो उनके बराबर चल रहा था। फुरकान मामू ने अपनी रफ्तार जरा धीमी कर ली ताकि वो आगे निकल जाए, लेकिन वो आगे ना निकला। उसने अपनी रफ्तार कम कर ली। वो 10-15 कदम खामोशी से उनके साथ चला। 2-3 बार उसने मुड़कर फुरकान मामू को देखा, जैसे वो उनकी सूरत पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक बोला, आप फैयाज हुसैन के घर से निकले हैं? मैं फैयाज के घर से नहीं, बल्कि उनके बराबर वाले मकान से निकला हूं, फुरकान मामू ने जवाब दिया। एक ही बात है, उसने लापरवाही से कहा। बारात में आए हुए हैं? जी हां, फुरकान मामू बोले। आप लड़के के कौन हैं? सवाल पूछा गया। मैं लड़के के रिश्ते में दादा लगता हूं, लेकिन वो मुझे कहता मामू है, और वो क्या, मुझे तो सभी मामू कहते हैं। आप भी चाहें तो मामू कह लें। वैसे मैं अकबर के बाप बाबर का सगा मामू हूं। मामू फुरकान ने हंसते हुए अपना तारुफ कराया। मैंने तो अपना तारुफ करवा दिया, अब आप फरमाएं, आप कौन हैं? मैं फैयाज का पड़ोसी हूं। मेरा नाम दिलदार भट्ट है। जिस मकान में बारात ठहरी है, मैं उस मकान के सामने रहता हूं। आपको घर से निकलते देखकर मैं भी आपके पीछे हो लिया। आपको शायद मेरी तरह सुबह सैर करने की आदत है। जी हां, नमाज पढ़कर मैं 1-2 मील पैदल चलने का आदी हूं, फुरकान मामू ने सादगी से कहा। आप कराची से आए हैं? दिलदार ने फिर सवाल किया। जी हां, फुरकान मामू ने जवाब दिया। उसने अपना कंबल अब थोड़ा सा सरकाकर पीछे कर लिया था। वो गोल चेहरे का एक सेहतमंद शख्स था। चेहरे पर भारी मूछें थीं। उन मूछों ने उसके चेहरे को बारोब बना दिया था। वो मामू फुरकान से ऐसे ही इधर उधर के सवालात किए जा रहा था। मामू फुरकान समझ रहे थे कि वो उनसे जरूर कोई खास बात करना चाहता है, लेकिन शायद उसे अपनी बात कहने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो इस तजब्जुब में मुब्तला है कि वो अपनी बात कहे या न कहे। कुछ देर वो इसी तरह के बेजरर से सवालात करता रहा। फिर बात करते करते अचानक खामोश हो गया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक बोला, मुझे आपसे कुछ बात करना थी। फरमाइए, मामू फुरकान ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। आप उस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं? दिलदार भट्ट ने बराह रास्त सवाल किया। किस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं? फुरकान मामू फौरन मोहतात हो गए। मैं नीलम की बात कर रहा हूं जनाब, दिलदार ने सीधे और साफ लहजे में कहा। देखिए दिलदार साहब, आप उस लड़की के बारे में मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो बराह करम अब कुछ न बताइए। उस लड़की की शादी हो चुकी है। वो अब जैसी भी है हमारी बहू है, हमारी इज्जत है। फुरकान मामू ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की। फुरकान मामू ने दुनिया देख रखी थी। वो जानते थे कि ऐसे मौके पर पास पड़ोस के लोग क्या गुल खिलाया करते हैं। घर का भेदी हमेशा लंका ढाने की कोशिश करता है, और बसा औकात पड़ोसी भी इस किस्म का किरदार अदा करने की कोशिश करते रहते हैं। जनाब, आप मुतमईन रहें, मैं आपकी बहू पर किसी किस्म की कीचड़ उछालना नहीं चाहता। आप मुझे गलत समझे हैं। मैं तो सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहता था। दिलदार भट्ट ने बात साफ करने की कोशिश की। अच्छा कहिए, क्या कहना चाहते हैं? बिलाखिर मामू फुरकान सुनने के लिए तैयार हो गए। आपको यह तो मालूम होगा कि नीलम फैयाज हुसैन की अकलौती बेटी है, दिलदार ने कहना शुरू किया। जी हां, मालूम है, फुरकान मामू ने फौरन जवाब दिया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाहता क्या है। लेकिन आपको यह मालूम नहीं होगा कि दिलदार भट्ट ने फुरकान मामू की मालूमात में इजाफा करने के लिए जो बात कही, वो वाकई उनके इल्म में इजाफा साबित हुई। फुरकान मामू वो बात सुनकर हैरान रह गए। वो बार बार यही कहते रहे, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो शख्स जिसका नाम दिलदार भट्ट था, उनकी मालूमात में इजाफा करके आगे बढ़ गया। फुरकान मामू काफी आगे निकल आए थे। अब कुछ धुंध छट गई थी और जर्द जर्द सी मरियल धूप निकल आई थी। फुरकान मामू ने वापसी के लिए कदम उठा लिए। अब वो वापस घर में दाखिल हुए तो कुछ लोग जाग गए थे और कुछ लोग अभी पड़े सो रहे थे।
अकबर भी बेखबर सो रहा था। फुरकान मामू एक खाली बिस्तर देखकर उसमें घुस गए। बाहर अच्छी खासी ठंड थी। उनके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, जिस्म में भी हल्की सी कपकपी थी। उन्होंने अच्छी तरह अपने गिर्द लिहाफ लपेट लिया और उस शख्स की बातों पर गौर करने लगे। क्या ये सब कुछ सच था? बड़ी हैरत की बात थी। सबसे ज्यादा हैरत उन्हें इस बात पर थी कि ये बात साबरा से क्यों छुपाई गई थी। एक तरह से ये बात अहम भी थी और गैर अहम भी। जहां इतना करीबी रिश्ता हो, वहां कुछ छुपाना एक तरह से जुर्म के मुतरादिफ था। फुरकान मामू ने सोचा कि अभी वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ये बात वो कराची पहुंचकर करेंगे। उन्होंने फौरन इस राज को खोल दिया तो हो सकता है कि बदमज़गी हो जाए, और वो नहीं चाहते थे कि शादी का घर किसी अजियत से दो चार हो जाए। अब तक जो हो चुका था वो किसी अजाब से कम ना था। शादी से पहले और शादी के बाद कितनी ही मुश्किलात का सामना हुआ था। अकबर के लिए यह कितनी बदनसीबी की बात थी कि उसका नसीब खुलने के बावजूद उसके हाथ कुछ न आया था। आज दोपहर को बारात की वापसी थी। फुरकान मामू दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे कि यह सफर साथ खैरियत के हो जाए। अब खासे बाराती जाग गए थे। बाबर अली भी उठ चुके थे। उन्होंने बिस्तर से निकलने से पहले फुरकान मामू के बिस्तर की तरफ देखा। वो अभी तक सो रहे थे। उन्हें हैरत हुई कि मामू फुरकान जो सुबह उठने के आदी थे, वो खुद उठकर दूसरों को उठाने के आदी थे, अब तक सोए पड़े थे। ये अच्छा मौका था मामू फुरकान पर सबकत ले जाने का। उन्होंने आगे बढ़कर उनके मुंह से लिहाफ हटाया। लिहाफ हटाया तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। मामू फुरकान के बिस्तर पर उनका अपना बेटा अकबर सो रहा था। ये कैसे यहां सो रहा है? इसे तो वहां होना चाहिए था। उन्होंने सोचा, ये यहां सो रहा है तो मामू फुरकान कहां गए? भाई, ये मामू फुरकान कहां गए? बाबर अली ने किसी से पूछा। मैं यहां हूं। मामू फुरकान ने बाबर अली की आवाज सुनकर फौरन अपने मुंह से लिहाफ हटा दिया। अरे, आप वहां कहां लेटे हैं? बाबर अली ने उनके बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए कहा। भाई, क्या करूं, तुम्हारे बेटे ने मेरे बिस्तर पर कब्जा कर रखा है। मामू फुरकान हंसते हुए बोले। ये यहां क्यों है? बाबर अली ने पूछा। तो फिर ये क्या करे बेचारा, कहां जाए? मामू फुरकान ने बैठते हुए कहा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं? बाबर अली हैरत से बोले। तुम समझोगे भी नहीं, रात भर खर्राटे जो भरते रहे हो। मामू फुरकान ने हंसते हुए कहा। इधर आ जाओ मेरे पास, तुम्हें रात की सारी कहानी सुनाता हूं। रात को इस कदर हंगामा हुआ था कि सभी जाग गए थे। एक नहीं जागे थे तो बाबर अली नहीं जागे थे। वो गहरी नींद सोने के आदी थे। सोने के बाद उनके सर पर धमाके भी होते रहे तो वो उसकी परवाह नहीं करते थे। उनकी अजीब आदत थी, सोने के बाद अगर उन्हें कच्ची नींद में जगा दिया जाए तो उनके सर में फौरन शदीद किस्म का दर्द हो जाता था। रात को जब नीलम बेहोश हुई थी तो साबरा ने चाहा कि बाबर अली को उठा लिया जाए, लेकिन मामू फुरकान क्योंकि बाबर की आदत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उसे उठाने से मना कर दिया था। जब रात भर की रुदात मामू फुरकान से बाबर अली ने सुनी तो वो फिक्रमंद हो गए, लेकिन हालात वाकयात ऐसे थे कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, और जो कर सकता था वो अभी तक नीलम के कदमों में पड़ा था। नीलम गहरी नींद सो रही थी। वो पूरी रात की जागी हुई थी। पे दर पे वाकयात ने उसे हिला कर रख दिया था। होश में आने के बाद उसे नींद की गोली दी गई थी ताकि उसके जहन को कुछ सुकून मिल जाए। अभी उसे एक लंबा सफर भी करना था। नीलम गहरी नींद सो रही थी और वो उसके कदमों से लिपटा हुआ था। नीलम को कुछ होश न था। अगर उसे ये मालूम हो जाता कि एक खौफनाक बिल्ला उसके पैरों में लेटा है तो शायद उसकी जान ही निकल जाती। इससे पहले कि उस कमरे में लोग जागते, वो काला बिल्ला नीलम के पैरों से अपना जिस्म रगड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने एक जोरदार अंगड़ाई ली और इत्मीनान से चलता हुआ दरवाजे से बाहर आया। नीलम कोई 10-11 बजे तक सोती रही। किसी ने उसे उठाने की कोशिश भी ना की। अभी वो जाने कितनी देर यूं ही आंखें मूंदी पड़ी रहती कि उसकी अम्मी अंदर आईं। उन्होंने ये देखने के लिए कि नीलम अभी सो रही है या जाग रही है, उसे आवाज दी। अरे नीलम। जी अम्मी। नीलम ने आंखें खोल दी। अब उठ जाओ बेटी, नाश्ता वगैरह कर लो, वाजदा ने प्यार से कहा। जी अम्मी, उठ रही हूं, नीलम ने आहिस्तगी से कहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वाजदा ने फिक्रमंदी से पूछा। जी अम्मी, तबीयत तो ठीक है, बस जरा सा सर भारी हो रहा है। वो गोली की वजह से होगा, चाय वाय पियोगी तो ठीक हो जाएगा।
ہاں امی، یہ خواب آور گولیاں مجھے بالکل برداشت نہیں ہے. وہ تو میں نے ابو کی وجہ سے گولی کھا لی، ورنہ کبھی نہ کھاتی. بیٹی آج تو ہم سے جدا ہو جائے گی. تجھے کچھ معلوم ہے؟ واجدہ کے چہرے پر اداسی پھیل گئی. جی امی جانتی ہوں، نیلم نے افسردگی سے کہا. آپ نے مجھے بیاہ بھی اتنی دور دیا کہ جلدی آنا بھی چاہیں تو نہ آ سکے. امی، کیا میں آپ کو اتنی بری لگتی تھی؟ اکبر بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تیرا بہت خیال رکھے گا. واجدہ نے اسے تسلی دی. ہاں امی، میں بھی یہ جانتی ہوں، نیلم نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہا. پھر وہ یکلخت ہو گئی. امی، آپ اور ابو مجھے بہت یاد آئیں گے. ہمارا گھر تو سونا ہو جائے گا. اس گھر میں تیرے سوا اور کون تھا؟ اب اس گھر میں وہ ہوں گے اور میں ہوں گی. اور وہ بھی کہاں ہوں گے؟ وہ تو دن بھر کاروبار میں مصروف ہوں گے. میں اکیلی ہی ادھر ادھر گھومتی پھروں گی. امی، کوئی مصروفیات نکال لینا ورنہ بور ہو جاؤ گی، نیلم نے مشورہ دیا. ہاں کروں گی کچھ، ورنہ یہ اکیلا گھر تو مجھے کاٹنے کو دوڑے گا. واجدہ نے نیلم کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا. تم اپنا خیال رکھنا. مجھ سے فون پر دوسرے تیسرے روز بات کر لیا کرنا. میں بھی تمہیں فون کر لیا کروں گی. ہم نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اتنی دور بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. مجھے امید ہے کہ وہاں پر خوش رہو گی. وہ گھر تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے. وہاں تم کئی مرتبہ رہ آئی ہو. اکبر تمہارا دیکھا بھالا لڑکا ہے. وہ تم سے شادی کرنے کا شدید خواہش مند تھا. وہ تمہیں ہر قیمت پر خوش رکھے گا، لیکن یاد رکھنا اسے تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. اس سلسلے میں ہر ممکن طور پر اپنی زبان بند رکھنا، ورنہ پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی. تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جی امی، سمجھ رہی ہوں، نیلم نے سنجیدگی سے کہا. ابھی تک کوئی ان حالات سے واقف نہیں ہے، اور تمہیں کراچی بیانے میں یہ حکمت عملی کار فرما تھی کہ کوئی ان حالات سے واقف نہ ہو سکے. ہم دونوں کی جان تمہارے اندر ہے. تمہارے ابو تمہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں. میری محبت سے تو تم واقف ہی ہو. اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو ہم کبھی کراچی نہ بھیجتے. اس شہر میں لڑکوں کی کیا کمی ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر تمہیں اپنے سے دور کر دیا تاکہ تم سدا سکھی رہ سکو. تمہاری خوشی ہمارے لیے اولین ہے. ہم تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں. واجدہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی. میں اندر جاؤں؟ ابھی یہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ دروازے سے صابرہ نے جھانکا. ہاں خالہ، آ جائیں، نیلم نے بڑے احترام اور بڑی محبت سے کہا. بھائی کوئی پرائیویٹ بات تو نہیں ہو رہی تھی؟ صابرہ نے چھیڑا. جی ہاں، بڑی پرائیویٹ قسم کی بات ہو رہی تھی، نیلم نے ہنس کر کہا. تو پھر میں واپس لوٹ جاؤں؟ صابرہ نے نیلم کو دیکھتے ہوئے کہا. ارے خالہ، کمال کرتی ہیں آپ بھی. نیلم سنجیدہ ہو گئی. نیلم تو مذاق کر رہی تھی، واجدہ نے ہنس کر کہا. کیا ہمارے درمیان کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو تم سے چھپائی جائے، راز رکھی جائے؟ ہاں ہو سکتی ہے. ماں بیٹیوں میں ہزار باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو چھپائی جائیں. یہاں چھپانے کو کچھ نہیں ہے. ایک نیلم تھی جسے اب تک اپنے کلیجے میں چھپائے رکھا تھا. تم سے یہ بھی نہ دیکھا گیا، آخر ہم سے چھین کر لے چلی نا اپنے ساتھ. واجدہ نے بات کا رخ بڑی خوبصورتی سے موڑ دیا. تم نے اپنے کلیجے میں چھپائے رکھا نا، ہم اسے کراچی میں لے جا کر اپنے دل میں چھپا کر رکھیں گے. تم کیا سمجھتی ہو کہ ایک تم ہی محبت کرنے والی پیدا ہوئی ہو اس دنیا میں؟ صابرہ نے ہنس کر کہا. سن لیا تو نے؟ یہی بات میں تجھ سے کہہ رہی تھی کہ میری بہن تجھے اپنے دل میں چھپا کر رکھے گی. یہ پریشان ہو رہی تھی کیا؟ صابرہ نے پوچھا. نہیں، پریشان نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ کہہ رہی تھی کہ اتنی دور مجھے کیوں بیاہ دیا. آپ سے ملنے میں بھی دشواری ہوگی، واجدہ نے بتایا. واہ نیلم، تم نے خوب فکر کی، صابرہ نے نیلم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. جب تمہارا جی چاہے لاہور آ جانا. لاہور امریکہ میں تو نہیں ہے، لاہور پاکستان میں ہی ہے. جہاز گھنٹے سوا گھنٹے میں تمہیں یہاں پہنچا دے گا. کچھ دیر اور اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں. پھر نیلم منہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گئی. ناشتہ تیار تھا. جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کے ساتھ نیلم نے ناشتہ کیا. باقی رہنے والوں میں اکبر بھی تھا. اکبر کی موجودگی میں نیلم کو ناشتہ کرتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی. وہ اٹھ کر تو نہیں جا سکتی تھی. خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی. دوپہر کے کھانے کے بعد بارات نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا. پھر وہ گھڑی بھی آ پہنچی جو والدین کے لیے متضاد جذبات لے کر آتی ہے. بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو ایک طرف اپنے فرض سے سبکدوشی کی خوشی ہوتی ہے، دوسری طرف انہیں اپنے لخت جگر سے دور ہونے کا غم بھی ہوتا ہے. لڑکیاں پرائی ہوتی ہیں،
उन्हें एक दिन घर से जाना ही होता है। नीलम अपने अब्बू अम्मी के गले लगकर खूब रोई। इस तरह के उसकी हिचकियां बन गईं। रो धोकर वो गाड़ी में बैठी। उसके पास अब जिसने जिंदगी भर उसके आंसू पोंछने थे। एक रिश्ता टूटा था तो दूसरा जुड़ गया था। एक घर छूटा था, दूसरा मिल गया था। ये वो घर था जहां उसने अब हमेशा रहना था। गार्ड ने झंडी दिखाई, गाड़ी ने रेंगना शुरू किया। अचानक ही वो काला बिल्ला कहीं से नमूदार हुआ और चलती ट्रेन में छलांग लगाकर एक डब्बे में चढ़ गया। फुरकान मामू खिड़की के नजदीक बैठे थे। गाड़ी चली तो उन्होंने खिड़की से बाहर मुंह निकाल लिया और ऐसे ही बाहर की तरफ देखने लगे। तब उनकी नजर उस काले बिल्ले पर पड़ी। उन्होंने उसे बराबर वाले डिब्बे में चढ़ता देख लिया था। गाड़ी ने अब रफ्तार पकड़ ली थी। मामू फुरकान ने अपना सर खिड़की के अंदर किया और फिक्रमंदी से बाबर अली को देखने लगे। बाबर अली उनके सामने वाली सीट पर बैठे थे। क्या हुआ मामू? बाबर अली ने उनकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें देख ली थीं। आओ मेरे साथ, मामू ने बर्थ से उठते हुए कहा। इधर चलकर बात करते हैं। बाबर अली फौरन ही उनके साथ हो लिए। मामू फुरकान ने सबसे पहले बोगी का दरवाजा अंदर से बंद किया। ये पूरी बोगी रिजर्व थी। इसमें बारातियों के सिवा कोई बाहर का आदमी न था। दरवाजा बंद करते हुए फुरकान मामू ने कहा, मैंने उसे गाड़ी में चढ़ते देखा है। किसको मामू? बाबर अली ने हैरान होकर पूछा। काले बिल्ले को, मामू फुरकान ने आहिस्ता से कहा। कौन सा काला बिल्ला? बाबर अली की कुछ समझ में न आया। ये वही बिल्ला है जो हमारे साथ लाहौर गया था। अब ये फिर हमारे पीछे लग गया है। बोगी की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो ताकि वो बिल्ला इस बोगी में ना आ सके, और ये बात किसी को बतानी भी नहीं है। मैं इसीलिए तुम्हें अपने साथ उठाकर लाया हूं, मामू फुरकान ने कहा। खिड़कियां दरवाजे तो खैर बंद कर दिए गए, लेकिन बोगी के दरमियान के दरवाजे जो एक बोगी को दूसरी बोगी से मिलाते हैं और जिनसे बहरे और टिकट चेकर वगैरह गुजरते रहते हैं, उन्हें बंद करना आसान ना था। उन दरवाजों पर नजर रखने के लिए जरूरी था कि वहां कोई आदमी मुस्तकिल बैठे, और ये निगरानी का काम लड़के ही अच्छी तरह कर सकते थे। लिहाजा अब जरूरी हो गया कि खानदान के 2-3 लड़कों को एतमाद में लिया जाए और उन्हें काले बिल्ले की निगरानी पर मामूर कर दिया जाए। फुरकान मामू ने 2-3 लड़कों को मुंतखब करके उन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया। उन्हें यह भी बता दिया कि यह काम बड़ी राजदारी से करना है। बारातियों को, बिलखुसूस खवातीन को यह बात हरगिज नहीं बताना है कि वो खबीस बिल्ला फिर हमारा शरीक सफर है। खामखा बोगी में खौफ व हिरास फैल जाएगा। इतना लंबा सफर है, अभी से अजाब बन जाएगा। फुरकान मामू की खुफिया फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया। मामू फुरकान और बाबर अली भी बोगी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगा लेते थे। निगरानी ठीक तरह जारी थी। शाम ढलने लगी, फिर रात आई। ये एक अच्छी खासी सर्द रात थी। गाड़ी में गैर मामूली सर्दी थी। खिड़कियां दरवाजे बंद होने के बावजूद यूं महसूस हो रहा था जैसे बोगी में बर्फ भरी हो। खुदा खुदा करके ये रात गुजरी। फुरकान मामू एक लम्हे को भी नहीं सोए। इशा की नमाज पढ़कर वो बोगी के दरमियान में कंबल ओढ़े बैठे रहे। उनकी नजरें बोगी के रास्ते पर दाएं बाएं घूमती रहीं और उनके होंठ हिलते रहे। वो मुस्तकिल कुछ न कुछ पढ़ते रहे। दिन निकला तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। रात खैरियत से गुजर गई थी। वो काला बिल्ला इस बोगी में दाखिल ना हो सका था। फिर वो वक्त भी आया जब गाड़ी कराची के स्टेशन में दाखिल हुई। सफर तमाम हुआ। सारे बाराती एक एक करके ट्रेन से उतर आए। उन उतरने वालों में मामू फुरकान भी थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्होंने दूर तक जहां तक वो देख सकते थे देखने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें कहीं नजर न आया। फुरकान मामू ने इत्मीनान का सांस लिया और पुल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। बारात को घर तक ले जाने के लिए स्टेशन के बाहर एक बस मौजूद थी, लेकिन बहुत से बाराती स्टेशन से ही रुखसत हो गए। बस में सिर्फ वो लोग रह गए जिनके घर बस के रूट पर थे या वो घर जाना चाहते थे। बस चली तो किसी को पता भी न चला कि वो काला बिल्ला कब बस के दरवाजे से छलांग लगाकर अंदर आ गया और पूरे इत्मीनान से एक सीट के नीचे पैर फैलाकर लेट गया। फुरकान मामू पहले आगे बैठे थे, फिर जाने क्या सोचकर वो पीछे उठाए और उसी सीट पर बैठ गए जिसके नीचे बिल्ला लेटा था। उनके और बिल्लों के पैरों के दरमियान मुश्किल से 2-3 इंच का फासला होगा। अगर वो काला बिल्ला चाहता तो मामू फुरकान की टांग पर अपना पंजा मार सकता था। अपने साथ उन्होंने बाबर अली को भी बुला लिया था। अब वो दोनों पीछे बैठे सफर का खैर खूबी खत्म होने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। नीचे वो काला बिल्ला लेटा हुआ बार बार अपनी दुम को बस के फर्श पर मार रहा था, जैसे तंबी कर रहा हो कि ये सफर अभी शुरू हुआ है।